देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था बहुपद, ठीक है? तो देखो हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया था बहुपद। बहुपद में हमने क्या पढ़ा था? बहुपद क्या होता है? बहुपद चर एवं अचर राशियों के बीच गणितीय जोड़, घटाव, गुणन एवं भाग के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया था 2x + 3, ठीक है? 2x² + 4x - 2, ठीक है? ये हमने आपको इस तरह से एग्जाम्पल बताया था, जैसे 3/2x + 3, ठीक है? तो ये सारे क्या है एग्जाम्पल। तो हमने आपको बताया था बहुपद चर एवं अचर राशियों के बीच गणितीय जोड़, घटाव, गुणन एवं भाग के फलस्वरूप प्राप्त होता है, ठीक है? लेकिन देखो बहुपद में कभी जीरो बराबर में लिखा नहीं होता, क्योंकि बहुपद में हमको जीरो बराबर नहीं लिखना है। एक होता है समीकरण, तो जब समीकरण पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, उसमें हम बराबर में जीरो लिखेंगे, लेकिन बहुपद में जीरो नहीं लिखा जाता, बराबर में जीरो लिखा नहीं जाता, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा बहुपद। अब देखो बहुपद के हमने प्रकार बताया आपको, एक होता है घातों के आधार पर, एक है पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर हमने आपको बताया कि एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, जैसे x हो गया, x² हो गया, t³ हो गया, ठीक है, t² हो गया, ठीक है? ये क्या है बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है? एक खाली दो का लीजिएगा, ये भी एक पदी बहुपद है, दो भी एक बहुपद होता है, ठीक है? तो देखो ये कैसे बहुपद होता है, क्योंकि देखो x की पावर यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर जीरो का मान होता है 1, ठीक है ना? यहाँ देखिए x की पावर जीरो का मान होता है 1, इसीलिए हम यहाँ 2x की पावर जीरो लिख सकते हैं, इसीलिए दो ये क्या है बहुपद, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है बहुपद। तो देखो ये हमारे सब क्या है, इसमें सब में क्या है एक पद है, तो एक पदी बहुपद है। अब देखो द्विपदी बहुपद हमने क्या बताया था, जिसमें दो पद होते हैं, जैसे हमने लिख दिया x² + 3 लिख दिया, ठीक है, 2x + -4 लिख दिया, तो ये हमारे द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें दो पद हैं। पदों को हम प्लस और माइनस से अलग करते हैं, या हमने आपको बताया। देखो त्रिपदी बहुपद क्या है, जिसमें केवल तीन पद होते हैं, तीन पद जैसे कि हम लिख लेते हैं x² + 3x - 2, ठीक है, x³ - 4x + 2, ठीक है? ये हमारा क्या है त्रिपदी बहुपद, ठीक है? इसके बाद हमने आपको बताया था घातों के आधार पर एक घातीय बहुपद, ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो एक घातीय बहुपद क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी चर राशि की सबसे बड़ी घात एक होती है, उसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे इसका व्यापक रूप होता है ax + b, ठीक है? व्यापक रूप क्या होता है ax + b, मतलब इसी रूप के हो सकते हैं, जैसे मतलब चर राशि इसमें कितनी घात है, चर राशि x की घात कितनी है 1, तो ये एक घातीय बहुपद है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ही वैल्यू 3x + 5 लिख दें, 2x - 4 लिख दें 5, ठीक है? या फिर हम 2x बस खाली लिख दें, तभी ये एक घातीय है, क्योंकि इसमें चर की घात x की घात केवल 1 है, ठीक है? यदि चर राशि की घात 2 होती है तो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया, इसका व्यापक रूप होता है x² + bx + c, ठीक है? तो यदि हम लिखना चाहें तो देखो 3x² + 3x + 2 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो हमने लिख दिया 3x² - 2, हमने क्यों देखो दो घात वाले को लिखना है, इन दोनों में चाहे रहे चाहे न रहे, या फिर हम लिख सकते हैं 3x², ये भी दो घात बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात क्या है 2, चर राशि की सबसे बड़ी घात 2, इसलिए द्विघात बहुपद है। तो जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 मिल जाएगा तो द्विघात बहुपद है, ठीक? तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब देखो क्या होता है, अब देखो हमने बताया त्रिघात बहुपद, जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 हो, जैसे कि देखते हैं ax³ + bx² + cx + d, ये हमारे इसका व्यापक रूप था त्रिघात बहुपद का। अब त्रिघात बहुपद में क्या सबसे बड़ी घात थी, तो देखो 5x³ लिख दिया, ठीक है, 2x² + 4x - 4, ठीक है? तो ये हमारा क्या त्रिघात बहुपद, क्योंकि देखो x की सबसे बड़ी घात क्या है 3, अगर मैं लिख जैसे x³ लिख दिया, ये भी हमारा क्या है त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 3, ठीक है? तो हमने इतना पढ़ा था, अब हमें इसके आगे चलना है। आगे हमारे एक्सरसाइज 2A, देखो एक्सरसाइज 2A में हमारे पास दिया गया है ग्राफ। तो पहले हम ग्राफ के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ग्राफ में हमको क्या पूछा है। तो देखो आपके सिलेबस में केवल इतना दिया गया है y = fx, तो ये ग्राफ दिया गया है और शून्य को भी नहीं है। देखिए y = fx, यदि ग्राफ में दिया गया है y = fx तो शून्य को भी संख्या ज्ञात कीजिए, दिया गया है fy तो शून्य को भी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम शून्य को भी संख्या पता करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे?
तो देखिए हमारे पास क्या है, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ठीक है। देखो पहले हम किसे करते हैं, ये देखो इसमें इसमें क्या कर रहा है कि y बराबर एफ एक्स। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो देखो ये वो इसमें नहीं, मतलब ये हमको ग्राफ दिया गया है, हमारे पास दिया गया है ऐसे, तो हमारे पास कोई भी इस तरह से हमारे पास कोई भी ऐसे ग्राफ बना देगा और पूछेगा कि इसमें कितने शून्य हैं, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, यदि y बराबर एफ एक्स होगा, एफ का मतलब क्या होता है, फंक्शन, एफ का मतलब क्या है, फंक्शन, फंक्शन मतलब फलन, जिसका मतलब दिया गया होगा। ऐसे फंक्शन किसी चीज़ का दिया गया है, जैसे हम लिख देते हैं 4x² + 2x + 3, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। तो देखो ये हमारा क्या है, मतलब कि इसमें क्या दिया गया है कि हमारा x, अब ये फंक्शन किसका दिया गया है, x का फंक्शन है, x का फंक्शन है ये। तो देखो x यदि मतलब y बराबर एफ एक्स दिया गया होगा, एफ एक्स, तो हमें x पर फोकस करना है, मतलब कि हमें x अक्ष पर ग्राफ x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। क्या कहा मैंने, देखो एक्स वाई बराबर जब एफ एक्स दिया होगा, तो देखो एफ का मतलब है फंक्शन, तो एफ का फंक्शन है, तो इसका मतलब कि एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ, उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। जैसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, तो आप देखिए कि देखो आपको पता है ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष में कितने प्रतिच्छेद किया, 1 2 3, देखिए ये वाला एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। इसी प्रकार से यदि हम और बनाते हैं और देखते हैं इसमें, ठीक है, मान लो ऐसे दिया गया है। अब देखो इसमें एक्स अक्ष पर देखो हमारा पर दिया गया वाई बराबर एफ एक्स, तो हमको एक्स पर फोकस करना है, तो एक्स क्या है, फंक्शन के साथ एक्स दिया गया है ना, मतलब कि क्या है कि हमें एक्स अक्ष पर कितने बार प्रतिच्छेद करेंगे, वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं, एक्स अक्ष पर कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, शून्यकों की संख्या बराबर 2, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका पता लगा सकते हैं, यदि हमारे पास ऐसे दे दिया गया, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे लिख देंगे, ये हमने ऐसे ग्राफ बना दिया है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। तो यह ग्राफ है, तो हमें क्या कर दिया गया, एक्स अक्ष पर कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, यदि हमारे पास कुछ ऐसा दे दिया गया ग्राफ, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है, और हमारे पास ग्राफ यू करके ऐसे दे दिया गया। अब हम देखेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें कितनी होगी। अब देखिए इस सवाल में देखिए आप कि इसमें एक्स अक्ष पर एक भी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा ग्राफ, यदि किसी भी बिंदु पर ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शून्य, शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये था वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है। तो आप मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं कि देखो वाई, यदि दिया गया ग्राफ वाई बराबर एफ एक्स हो, तो यदि दिया गया ग्राफ y बराबर एफ एक्स हो, तो ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि y बराबर एफ एक्स, यदि दिया गया ग्राफ y बराबर एफ एक्स होगा, तो शून्यकों की संख्या किस पर निर्भर करेगी, x पर, x अक्ष पर, कि कितनी बार x अक्ष में जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा। लेकिन अब देखते हैं हम x बराबर एफ वाई, यदि दिया गया ग्राफ x बराबर एफ वाई होगा, तो ये ऐसे दे दिएगा, आपके सिलेबस में केवल इतना है ये वाला ग्राफ। लेकिन यदि कहीं ऐसे भी दे दिया गया x बराबर एफ वाई, तो हम क्या देखेंगे, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, y वाला, हमारा कौन सा फंक्शन है, y वाला, y वाला फंक्शन मतलब y के पदों में, y के पदों में मतलब क्या है,
मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ दिए गए हैं। अब क्या कह रहा है, x बराबर एफ वाई, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका फंक्शन है y का, y का फंक्शन है, इसका मतलब यदि x बराबर एफ वाई दिया होगा तो देखो y यहाँ पर क्या लिखा है, y अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, मतलब कि ग्राफ y अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर x बराबर एफ वाई दिया, y का फंक्शन है, यदि y का फंक्शन है तो ये देखो y अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो हम देखते हैं, देखो इसमें y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करना है, तो हमारे पास x अक्ष है, y अक्ष है, तो y अक्ष को एक बार ये प्रतिच्छेद किया, तीसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। देखो जी इसको जो तीन बार प्रतिच्छेद करना है, यदि हमारे पास तीन बार y अक्ष को तीन बार प्रतिच्छेद करना है, ठीक है, तो देखो तीन बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन। हमारे पास क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बराबर तीन। तो इसमें कितने शून्य होंगे, इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी तीन, ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर, तो देखो इसमें देखो y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करा, तो देखो y अक्ष में केवल एक बार, देखो ये x अक्ष y अक्ष, देखो y अक्ष को एक बार ग्राफ प्रतिच्छेद करना है, अगर एक बार प्रतिच्छेद करना है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। अब देखते हैं इसमें देखो y अक्ष को, हमें x से कोई मतलब नहीं है, और यदि x बराबर y दिए तो y से मतलब है, तो y अक्ष को कितना प्रतिच्छेद, इसमें कितना प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। यदि हम इसको देखते हैं, देखिए इसमें देखो y अक्ष से हमें मतलब है, x अक्ष से कोई मतलब नहीं, y अक्ष में एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं दे रहा है, x अक्ष में करें हमें उससे क्या मतलब, हमें तो केवल इसमें क्या मतलब है, x बराबर एफ वाई, केवल y से मतलब है, तो y को हम केवल देखेंगे, तो y में हमारे कितनी बार, y में हमारे एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं करा था, शून्य को कितनी हो जाएगा, शून्य, जीरो, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको देखो, तो मैं बोल रहा हूँ और इसको भी आप लिख सकते हैं। देखो यदि दिया गया ग्राफ x बराबर एफ वाई हो तो शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी बार y अक्ष पर ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। क्या मतलब, यदि दिया गया ग्राफ x बराबर एफ वाई हो तो ग्राफ जितनी बार y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया, आपको परिभाषा बता दिया, आपको ये बस एग्जाम्पल बता देना है के नीचे, ठीक है। देखो ये y बराबर एफ एक्स के नीचे और ये x बराबर एफ वाई के नीचे, तो आपको ये एग्जाम्पल लिख लेना है जिससे आपको आसानी हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, अब हमारे सिलेबस में क्या है, अब देखो द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो हमें देखो पहले क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद की, हमने द्विघात बहुपद सीख लिया, आपको इतना ध्यान रखना है द्विघात बहुपद के बारे में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है, क्योंकि इसमें देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, दो, ठीक है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है। अगर यदि हमको देखो त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप बताना है तो देखो तीन सबसे बड़ी घात क्या होती है, तीन। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी घात क्या होगी, तीन। देखो ए के बाद क्या आता है बी, तो हम देखो बी लिखेंगे, फिर बी के बाद क्या आता है सी, हम सी लिखेंगे, फिर किसी के बाद क्या आता है डी, तो डी लिखेंगे, और यहाँ एक एक घात घटाते जाते हैं, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर एक्स खत्म हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या होगी, इस प्रकार से हमारे त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप हो गया, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, तो देखो आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं द्विघात बहुपद के, ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, क्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है।
ठीक है। तो देखो हम हेडिंग बनाएंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो देखो हम देखो द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हमको देखना है, क्या संबंध होता है। तो देखो मानना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास चीजें में इससे पहले साथ लेना पड़ेगा। देखो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं अल्फा और इसे कहते हैं बीटा। ठीक है, देखो ये हमारे पास चीजें, इनको हमने देखो ये हमें इसे करते हैं अल्फा, इसे करते हैं बीटा। ठीक है, तो हम द्विघात बहुपद के शून्य को हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। तो जरूरी नहीं कि अल्फा और बीटा ही माना जाए। ठीक है, लेकिन देखो सूत्रों में हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। और सवालों में आपको पी और क्यू भी दे सकता है, एम और एन भी दे सकता है, तो उसी के हिसाब से रख देंगे। जैसे पी और क्यू दिया होगा तो एक अल्फा की जगह पी रख देंगे, बीटा की जगह क्यू रख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या माना है, माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा है। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, अल्फा व बीटा। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, पहले आप देखो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखो द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो द्विघात बहुपद के शून्य हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। अब देखो इसमें संबंध क्या होता है, एक होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसका शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। पहले क्या शून्यकों का योग, तो देखो शून्यकों का योग, हमने शून्य माना अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी अपॉन ए। मतलब कि क्या हुआ, अगर आप इसको हिंदी में लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी, तो माइनस का बी का मतलब क्या है, देखो बी का मतलब एक्स का गुणांक, तो देखो माइनस एक्स का गुणांक बटे, अब देखो ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर जो पहले लिखा हो आगे तो उसे हम गुणांक कहते हैं, तो इसको आप हिंदी में ऐसे ही लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए। देखो सी क्या है, ये अचर पद, सी हमारे पास अचर पद होते हैं, कोई गिनतियाँ गिनती लिखी रहती है जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या अचर पद है, क्योंकि यहाँ पे सी हमारा क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको हिंदी में याद करना, हिंदी में याद कर देते ये जहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, तो आपको देखिए याद कैसे करना है, क्योंकि जैसे कि यहाँ शून्यकों का योग, तो आपको यही याद करना शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो देखिए पहले में क्या होता है, बटे में दोनों में ए होता है, बटे में क्या होता है, नीचे बटे में दोनों में ए होता है, और देखो पहले वाले में योग वाले में क्या होता है, पहले में ऊपर बी होता है और देखो नीचे वाले में सी होता है, तो बटे में ए, ऊपर बी नीचे सी, और देखो पहले वाले माइनस और दूसरे वाले प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता। ठीक, तो आपको ऐसे याद करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, इतना आपको याद होना चाहिए।
ये हमारे थे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमारा क्या था, अब देखो यदि इस तरह से कोई सवाल दिया गया है, जैसे हमारे पास एक सवाल कोई ले लेते हैं, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के आगे देखो यदि हमारे पास जैसे सवाल ले लेते हैं 3x² - 4x + 5। ठीक है, हमारे पास ये दिया गया है बहुपद, तो हम इन सवालों को कैसे करते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, देखो शून्यकों का योग, तो हमने आपको क्या बताया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो मैंने आपको सूत्र बताया अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा या अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यदि हमसे कह दिया कि शून्यकों का देखो क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे क्या लिखेंगे, देखो माना अब देखो ये कौन सा बहुपद, द्विघात दो, सबसे बड़ी घात दो है। हम क्या करेंगे, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा शून्यकों का योग है, तो क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा। ठीक है, देखो हमने द्विघात बहुपद के शून्यक क्या क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क अल्फा इंटू बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का योग ज्ञात करना है और अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। और हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। मान लेते हैं हमसे पूछ लिया गया शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, तो हम क्या करेंगे, शून्यकों के व्युत्क्रमों, ठीक है, हमसे पूछा गया शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। ठीक, तो हमसे तीन चीज़ पूछी गई है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, और शून्यकों की व्युत्क्रमों का योग। शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। देखो इसका मतलब क्या है, 1/अल्फा। अब देखो व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे हम पूछते हैं कि देखो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो देखो 1 की बटे में कर देते हैं, 1/5 हो जाएगा। x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, पलट देती है। ठीक है, देखो शून्य क्या क्या है हमारे पास, शून्यों के व्युत्क्रमों का योग। तो शून्य एक शून्य है अल्फा, तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा। ठीक है, एक शून्य है बीटा, तो देखो बीटा बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/बीटा। ठीक है, तो इसे यही पूछा है कि शून्यकों की व्युत्क्रमों का योग मतलब क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमसे देखो ये चीज़ पूछी गई थी, समझ में आ गया कि देखो अल्फा और बीटा की व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो पलट देना है। ठीक है, तो देखो अल्फा बटे एक रहता है, बटे तो एक रहता है, तो एक को ऊपर कर देंगे, अल्फा नीचे। ठीक है, इसी प्रकार से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये हो गया। अब देखो हमने इसका ये निकाला, तो हम लोग देखो हमसे ये सारी चीज़ें बनाई कि हमको ये ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, और देखो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल ज्ञात करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी चीज़ ज्ञात करना है। हमारे पास दिया गया है ये हमारे पास बहुपद दिया गया है। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, बहुपद 3x² - 4x + 5t ax² + bx + c से ठीक, तो क्या कहा, बहुपद 3x² - 4x + 5t ax² + bx + c से तुलना कराने पर, मतलब इन दोनों की हमें तुलना कराना है। तो देखो अगर यहाँ पर हमारा द्विघात वाला दिया गया तो हम
इसके द्विघात की व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमने तुलना कराई, तो देखो 3x² माइनस 4x प्लस 5 की हमने किससे तुलना कराई, ax² प्लस bx प्लस c से हमने क्या कराई, तुलना। देखो अब हमने तुलना कराई, तुलना का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो तुलना कराई तो देखो x² का गुणांक, x² के आगे क्या लिखा है, a, और x² के आगे लिखा है 3। देखो a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 3, ठीक है। फिर इसी प्रकार से x के आगे क्या लिखा है, x के आगे लिखा है v, इसमें x के आगे क्या लिखा है, इसमें देखो चिन्ह साइज लेते हैं, यहाँ तक प्लस था, तो यहाँ क्या है -4। तो देखो b बराबर क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। अब देखते हैं c, देखो c के बराबर c, भैया आचार्य का भैया अकेला है, दे देंगे यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा 5। तो हमने तुलना करा ली और हमने सारे इन सभी के मान निकाले, a b और c के मान ज्ञात कर लिए। अब हमें a b और c के मान पता है, और हमको पता भी है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन, तो हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो पहला नंबर क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक। अब देखो माइनस बी अपॉन ए, देखो बी का मान कितना है, -4, तो हम देखो ये वाला माइनस हो गया, यहाँ पे लिखते हैं -4 बटे ए की वैल्यू 3, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस प्लस हो गया 4 बटे 3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया 4 बटे 3, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 4 बटे 3, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखो ये वाला, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अब देखो सी कितना दिया गया है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 5, सी की वैल्यू क्या है 5, और ए की वैल्यू दी गई है 3, 5 बटे 3, ये हमारे ये हो गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या दी है 3, 5 बटे 3 हो गया, तो ये हमारे दो चीज़ हुए, हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। अब हमको निकालना है व्युत्क्रमों का योग, तो देखो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, देखो अब इसके लिए देखो निकालना है, तो देखो इनका खुलासा लो, क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से भाग देंगे, अल्फा कटा बीटा आ गया, बीटा प्लस बीटा से बीटा कट गया, क्या आएगा अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब देखो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाल लिया 4 बटे 5, ये 4 बटे 3, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 बटे 3 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान है 5 बटे 3, 5 बटे 3, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा ऊपर जाता है और ये ऐसे जुड़ा होता है, देखो 4 3 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 12 बटे 15, फिर काट देंगे, कितना आ जाएगा 3 से 12, 3 5 15, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 4 बटे 5, तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा हो गया आंसर 4 बटे 5, ठीक। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 4 बटे 5, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, देखो ये हमने आपको एक सवाल बता दिया, आप इसको सॉल्व ले सकते हैं। अब देखो क्या है, यदि हमको दे दिया गया दिए गए शून्यकों के आधार पर बहुपद बनाना, अभी हमने बहुपद से क्या निकाले थे, शून्य। अब देखो शून्यकों से हमने, देखो बहुपद से हमने क्या निकाले थे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाला था। अब हमको क्या दिया गया, यदि हमको दिया गया कि दिए गए शून्यकों से बहुपद बनाइए, हमको शून्य दे दिया गया और बहुपद बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखो इसका सूत्र लेते हैं, दिए गए शून्यकों के आधार पर बहुपद बनाना, ठीक है। दिए गए शून्यकों के आधार पर बहुपद बनाना, हमको क्या दिया गया, दिए गए शून्यकों के आधार पर बहुपद बनाना। देखो हमको शून्य दिए गए हैं और दिए गए शून्यकों के आधार पर बहुपद बनाना, तो देखो शून्य दिए गए शून्य के आधार पर, तो हम क्या लिखेंगे, माना
बहुपद की शून्य, ये शून्य के आधार पर द्विघात बहुपद लाना है। क्या पढ़ा है? द्विघात। ठीक, देखो माना दिए गए बहुपद के शून्य, माना दिए गए बहुपद के शून्य, माना दिए गए बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा, क्या है? अल्फा व बीटा। ठीक है, देखो हमने क्या कहा, माना दिए गए बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा। ठीक है, तो दिए गए बहुपद के शून्य के अल्फा व बीटा, अब हमको क्या बनाना है? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बनाना क्या होगा? हमको पता है व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप से वो नहीं है। तो देखो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसके बराबर में जीरो ना लगाना, जीरो लगाओ तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जीरो किस में होता है? समीकरण में। आइए हम क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद, बहुपद में जीरो नहीं लगाते। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसको मेरी हिंदी में लिखने से हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास? तो देखो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो हमारे क्या द्विघात बहुपद को सूत्र लिखेंगे, तो द्विघात बहुपद में क्या होता है? एक्स स्क्वायर, तो पहले हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर पहला वाला सूत्र लिख देना, तो फिर क्या लिखना? अगर वो पहला वाला सूत्र लिखना है एक अल्फा प्लस बीटा, हमने पहले क्या लिखा? अल्फा प्लस बीटा, बाद में लिखा अल्फा इंटू बीटा, तो पहला वाला सूत्र लिख देना अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और एक्स एक एक घर घटा देते, यहाँ दो था यहाँ एक हो गया, तो एक्स बचा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर क्या लिख देना? अल्फा इंटू बीटा। एक दूसरा सूत्र लिखना अल्फा इंटू बीटा लिख देना। और देखो ये देखो यहाँ प्लस था, ये माइनस हो गया, फिर यहाँ प्लस हो गया, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो पहले प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। और यहाँ भी क्या था? पहले एक्स स्क्वायर है, एक बार करके एक्स हो गया, वहाँ जीरो खत्म हो गया। और देखो यहाँ पे क्या था? अल्फा प्लस बीटा पहला सूत्र, फिर दूसरा सूत्र अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र है द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखिए इसका भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दे दिया गया, क्या दिया गया? यदि हमारे पास दिया गया है, मतलब कि हमको शून्य दे दिया गया है, शून्य को दिया गया कि शून्य दिए गए, शून्य दो और तीन है, ऐसे लिख दिया गया दिए गए शून्य को दो और तीन है तो द्विघात बहुपद बनाइए। ठीक, तो हम कैसे बनाएंगे? तो शून्य तो हम पहले को मान लेंगे अल्फा बराबर दो, बीटा बराबर तीन। ठीक है, अब देखो हमको दिया गया है कि अल्फा बराबर दो, बीटा बराबर तीन, मतलब कि दो शून्य दिए गए हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, मतलब एक दो है एक तीन है, तो अल्फा बराबर दो मान लीजिए, बीटा बराबर तीन मान लीजिए। अब हमें क्या करना है? द्विघात बहुपद बनाना, तो हम इसमें रख देंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा का मान कितना है? दो, बीटा का मान है तीन, इंटू एक्स
ठीक है। फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है तो बीटा का मान है, ठीक है, बड़े होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 5 एक्स प्लस 3 2 6, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा होगा आंसर, ये हमारा क्या निकला है द्विघात बहुपद, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास और दूसरा सवाल दे देता, ये हमारा इसका हुआ आंसर। अब यदि हमारे पास ऐसा दे देता कुछ सवाल कि यदि शून्यकों का योग 2 है, ठीक है, वो दे देता ऐसे ही सवाल कोई, जैसे शून्यकों का योग दे देता, शून्यकों का योग क्या दे देता, जैसे मान लेते हैं कि शून्यकों का योग दे देता 2, और इसी प्रकार से शून्यकों का योग कितना है 2, शून्यकों का गुणनफल 3 है। अगर मान लो इस तरह से कुछ सवाल इस तरह ऐसे देता तो हम क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग कितना है 2, शून्यकों का गुणनफल कितना है 3। तो हम देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगे 2, ये हो जाता है कितना हो जाता है, देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर रहता है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा इसकी पूर्ण वैल्यू कितनी है, तो यहाँ हम लिख देते -2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 3, यहाँ 3 लिख देते हैं। तो ये हमारा ऐसे ही बन जाएगा। तो यदि या फिर आपको शून्य दे सकता है या फिर इसका मान दे सकता है, तो हम ऐसे बना लेंगे, बस द्विघात बहुपद यही बन गया द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दिए हैं, द्विघात बहुपद क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारा इसका आंसर है, और ये देखिए ये क्वेश्चन है, और यहाँ हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले का आंसर कितना है ये, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अब देखते हैं शून्य, देखो शून्य क्या होता है, देखिए शून्य क्या होता है, शून्य हमने पढ़ते कि अब शून्य होता क्या है, शून्य, देखो शून्य क्या है, चर राशि का वह मान जो किसी बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को शून्य कर देता है, शून्य कहलाता है। क्या, चर राशि का वो मान जो किसी बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को शून्य कर देता है, शून्य कहलाता है। जैसे, ठीक है, जैसे हम देखो यहाँ पे हमें देखो एक परिभाषा लिखना है कि चर राशि का वह मान जो, चर राशि का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को शून्य कर देता है, शून्य कहलाता है। अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दिया, अब देखो शून्य, यहाँ पर हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है। इसके शून्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है हमको, शून्य ज्ञात करना है। हमारे पास दे दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करना है। शून्य तो हमने मान लिया एक शून्य का अल्फा है, एक शून्य का बीटा है, ठीक है। तो हमने मतलब मान लिया कि एक शून्य का अल्फा है और एक शून्य बीटा, अल्फा बीटा ज्ञात करना है, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो शून्य क्या है, जो इस बहुपद में रखने पर उसको शून्य कर दी, ठीक है। तो यहाँ से हमें मानना होगा, ठीक है। तो मान लिया हमने, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शून्य के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो पहले इसके गुणनखंड करेंगे, फिर इसके हम शून्य के बराबर कर देंगे। तो हमारे शून्य का मतलब क्या, शून्य के बराबर कर देंगे तो शून्य निकल आएंगे, ठीक है। तो एक्स के जो मान प्राप्त होंगे वही हमारे द्विघात बहुपद के शून्य होंगे, जो एक्स के मान प्राप्त होंगे। हमें एक्स की सबसे बड़ी घात जितनी होगी उतने ही मान प्राप्त होंगे। 2 है एक्स की सबसे बड़ी घात तो 2 मान प्राप्त होंगे, 3 है तो 3 मान प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से एक्स की सबसे बड़ी घात 2 है तो 2 मान प्राप्त होंगे, वो दोनों द्विघात बहुपद के शून्य होंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो -5। अब आपको ये पता होगा कि गुणा करने में हमारे कितना आना चाहिए 6, और जोड़ने में कितना आना चाहिए 5, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये आपने शायद आपको ना पता हो, तो इसको देखो कैसे करते हैं। तो पहले देखो मतलब कि देखो ये जो यहाँ लिखा है 6, तो गुणा करने में हमारे पास 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने में हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 5x आ जाना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, तो हम ले लेते हैं 2 और 3, तो जैसे हम लेते हैं
3। तो देखो 2 + 3 है, हम ये देखो ये हमने अगर 2 + 3 लेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का रहेगा, हमको माइनस चाहिए, तो हम क्या लेते हैं, देखो माइनस कर दो और -3 ले लिया है, तो -2 और -3 यदि हम इनको जोड़ेंगे तो हमने क्या लिया -2 और -3, ठीक है। तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 3 में कितना हो गया -5, हमने इनको जोड़ा कितना हो गया -5। यदि हम -2 और -3 का गुणा कर दें, -2 गुणे -3, माइनस प्लस हो जाएगा 3 6, गुणा करने में कितना आ गया 6, जोड़ने में कितना आ गया -5, तो हमें यही रखना है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे -2x -3x प्लस ये क्या रहेगा 6, ठीक है। फिर हम इसको देखो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, इन दोनों से x कॉमन हो रहा है, x कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा x - 2, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से कितना कॉमन हो रहा है 3, देखो 3 अगर हमने 3 अगर यहाँ माइनस आ गया तो ये हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो ये वाली संख्या प्लस की हो गई और ये हो गई माइनस की, यहाँ माइनस हो गया, इन दोनों चाहिए 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये हमने इन दोनों से क्या कॉमन लिया x - 2, ये कोष्टक ये वाला कॉमन हो गया x - 2, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा -3, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए हम इसको शून्य के बराबर कर देंगे, ठीक है। x - 2, ठीक है। देखो शून्य के लिए हम क्या करेंगे x - 2 x - 3 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, x बराबर 2, ठीक है। और x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, ठीक है। तो ये हमारे हुए शून्य, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 3, ये हमारे शून्य होगा। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।